2023-24 की बात कर रहा हूं मैं, 2023-24 की बात कर रहा हूं। ये बजट का टोटल 1,83,950 करोड़ रुपए का कुल खर्च यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर है। 2022-23 से ये बढ़ के 11.6% अधिक है। अब एमसीक्यू पढ़ाने लगूंगा ना तब तो आप लोगों को और चीजें समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए यूं देखिएगा, ये बात अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां अगर आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर रहा हूं। यही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल से हमारा बजट जो है ना वो कितना बढ़ गया है। पिछले साल से हमारा बजट 11.5% आप मोटे तौर पे याद कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर भी याद करें तो कोई मनाही नहीं है। 11.6% पिछले साल से बजट हमारा जो है ना बढ़ गया है। अगर बात करूं मैं और सालों की, यहां पे जैसे 2014-15 से अगर बात करें 2022-23 तक का जो पूरा लंबा सफर रहा है, यहां पे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात, जैसे आप लोग सकल घरेलू उत्पाद पढ़ते हैं तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है ये आपका, और यहां पे चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज दर जो है ना वो तकरीबन 5.62% रही है आपकी ये। ठीक है, ये तो ठीक है हमारा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिखाई दे रही है या आपको भी नजर आती है कि हम लोग ना जब बने थे इन द सेंस कि 1966 में जब आप थे ना, तो आप लोग केवल और केवल प्राइमरी सेक्टर पे ही बेस्ड थे। 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, आई थिंक आप जानते होंगे। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक आपका होता है टर्सरी सेक्टर होता है। 3 टाइप के सेक्टर हैं। प्राइमरी आपको पता होगा, प्राथमिक, जिसमें आप लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, उत्पादित कर रहे हैं, बिल्कुल रॉ मटेरियल की बात करते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, उनसे बनाने वाली इंडस्ट्री आ जाती है। जैसे कि आप गेहूं की बात करते हो तो गेहूं से आप बिस्किट बना रहे हो, ठीक है ना। दूध है तो दूध से आप खोया बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, वो इंडस्ट्रियां यहां पे आ जाती है। और थर्ड सेक्टर जो आता है ना वो आपका सर्विस सेक्टर होता है डायरेक्ट, जहां पे आप लोग डायरेक्ट सर्विसेज ले रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आप फिलहाल जो ये पढ़ रहे हो ये सर्विसेज ही है, इंटरनेट एक सर्विसेज है, बैंक एक सर्विसेज है, और आप मार्केट में गए 10 रुपए दिए डायरेक्ट बिस्किट का पैकेट ले आए। अब किसी ने गेहूं उगाई होगी, किसी ने बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाई होगी, आप को इससे लेना देना नहीं था, आपने जस्ट 10 रुपए दिए और आप बिस्किट का पैकेट ले आए। दैट इज, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक सिंपल टर्सरी सेक्टर, इसको आप सर्विस सेक्टर के रूप में जानते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग सर्विस सेक्टर से अभी अगर ग्रोथ देखने की कोशिश करूं ना, मैं पिछले सालों की ग्रोथ दिखाने की कोशिश करूं तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हमारे पास में अब केवल 19.6% है। सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो 29.7 है, और इंटरेस्टिंग तो सबसे ज्यादा ये है 50.7%। इट्स मोर देन 50%। आधे से ज्यादा अगर आज आप डिपेंडेंसी दिखा रहे हो तो आज आप तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर पे आ गए हो। ये अच्छी चीज भी है, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी चीज है। वक्त के साथ साथ जरूरी भी है, बदलाव जरूरी है। अब यूं समझिएगा, जैसे हम कभी कृषि प्रधान में थे तो अकेला आप ये तो नहीं कह सकते कि आप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी देखते हो, आप लोग के साथ सर्विसेज में ज्यादा बिलीव करते हो। जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया और लेमन एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो पहले ऐसे कब होता था कि ऑनलाइन आप घर बैठे पढ़ लोगे? ऐसा तो होता ही नहीं था। अगर आप बहुत ढंग से याद करें तो 2016 से पहले ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं दिखाई नहीं देती थी कि ऑनलाइन आप घर बैठे हो और आप आराम से अपनी ही इच्छा अनुसार पढ़ सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ता था, सब समझना पड़ता था। और शायद आप कभी सोचते भी होंगे अपने स्कूल कॉलेज में कि यार काश ऐसा होता कि मेरे जो सर ने पढ़ाया था वो सेम चीज मेरे पास में अब दोबारा भी मिल जाती मुझे, मैं सर को पॉज करके सुन सकता, लिख सकता, उन्हीं बातों को रिवाइज रिपीट कर सकता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तो ये पॉसिबल है। तो ये सर्विसेज ही तो हुई ना आपके आगे, कोचिंग एक सर्विसेज ही ना, ऑनलाइन कोचिंग अगेन एक सर्विसेज है। और इंटरनेट की फैसिलिटी को देख रहे हो आप लोग, बैंक की फैसिलिटीज को आप लोग देख रहे हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट की फैसिलिटी देख रहे हो। घर बैठे आप बहुत सारे काम कर रहे हो, जैसे जोमेटो है, जैसे स्विगी है, जैसे कार डिलीवरी का ही ले लीजिएगा। मतलब सो मैनी एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जस्ट फॉर एक क्लिक करते ही आपको सुविधा मिल जाती है। तो हरियाणा उनमें आगे है कहने का सेंस है। और मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो आंकड़ों में भी हम आगे हैं, दैट इज 50.7% हम लोग आगे हैं। याद करना, एग्जाम पर्सपेक्टिव ये आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी आज समझ लीजिएगा, ज्यादा दिमाग पे जोर मत ही दीजिएगा, आप मेरे पे भरोसा रखिएगा। थोड़े समय के बाद ही आपके लिए मैं इस टॉपिक के एमसीक्यू लेके आऊंगा और उनका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, समझा के पीडीएफ। तो उसकी चिंता ना करिए, बजट में से बनने वाले सारे सवाल आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से विश्वास दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, या आप लोगों को वादा करके जा रहा हूं मैं।
चलिए, इसके अलावा जो ना ओवरऑल डेट स्टॉक है वो भी निर्धारित रखने का सफल हम लोग रहे हैं। हम लोग जो है ना यूं कहिएगा कम कर्जे में हैं, कहिएगा रेशो बहुत ज्यादा जो है ना हमारा सुधर रहा है, कहिएगा। घाटे की बात करी गई है, ये भी ठीक है, संशोधित देखा जाए घाटे की अगर बात की जाए आपकी, तो हमारा 2022-23 में राजकोषीय घाटा, जिसको आप लोग फिस्कल डिफिसिट कहा करते हैं, ये 3.29% रहा है, जो कि जीएसडीपी के तकरीबन 3.5% की अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। भाई हम लोगों ने जो पहले से अनुमान जो लगाया है घाटा, वो लगभग आपका 3.5% के आसपास था, लेकिन वो उसके अंदर ही रहा है। हम सोच रहे थे कि लगभग 3.5% रहेगा, तो वो उससे कम में ही समझिएगा 3.29 है। ये भी एक एग्जाम में बनने वाला एक सवाल ही है आपका कि राजकोषीय घाटे का क्या अगर वैल्यू दिखाते हो आप लोग, तो यही वैल्यू रहेगा आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका, ठीक है ना। और 2023-24 के लिए जो है ना घाटा वो 2.96% है आपका, ये अनुमानित है, ये भी याद रखना आप लोग। भाई अपकमिंग के लिए क्या है और पीछे जो आपका बीत गया है उसके ऊपर भी बात हमने कर ली है यहां पे। चलिए, तो ये चीज तो हमें समझ में आई। अब हम बात करते हैं यहां पे और थोड़ी सी आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। राजस्व घाटा हमारा लगातार कम हो रहा है, ये तो चलो ठीक बात है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखिएगा, जो एक किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी होती है, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। ये क्या होता है सर? देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया जाएगा, और जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगता है उतनी ही ज्यादा जॉब क्रिएट होती है, याद रखिएगा आप लोग। पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार कुल व्यय में इस पे पैसा लगाने की कोशिश कर रही है, 31.5% बढ़ा दिया है इसको, और ये लगभग 57,878 करोड़ रुपए जो है ना इसके ऊपर लगाने वाली है, जिसमें रोड बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने वाला है। जितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनती है उतनी ज्यादा जॉब क्रिएट होती है। तो ये इस बार नेशनल बजट में भी बहुत बड़ा था, वो भी एक इंटरेस्टिंग था। और अगेन ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है आपके, सीधा सीधा देखा जाए तो एक स्टेट के लिए भी। चलिए सर, अब बात करते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है ना। ये तो चलो हमारे पास में है, एक पॉइंट और है जो एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, पर कैपिटा इनकम की बात होती है सीधी सीधी। ये पर कैपिटा इनकम जो है ना, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। 2014-15 में वर्तमान मूल्यों का करंट प्राइजेस का 86,647 रुपए थी, जो कि 22-23 में बढ़ के 170,620 हो गई। अब आप ना बार बार एक बात सोचेंगे मन में कि सर ये 2014-15 क्यों बोल रहे हो आप, मतलब इसका क्यों, मतलब आप बोल रहे हो ये बजट क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि सरकार बीजेपी की तभी आई थी ना, अपना तो वैल्यू देना होता है ना थोड़ा, कि हमने ये किया, वो भी तो बताना जरूरी होता है ना। तो दैट्स व्हाई ऐसा कुछ रहता है। तो हरियाणा के लिए 2014-15 में कुछ ऐसा इनकम था, जो कि अब बढ़ के 2,96,685 रुपए होने की संभावना पे है हम लोग, ठीक है ना। नया कोई टैक्स लगाया गया नहीं है, ये वैल्यू याद कर सकते हो आप लोग अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अब आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग, और वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव कहिएगा या आपको समझने पर्सपेक्टिव कहिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि पैसा आता कहां से है आपके पास में। जैसे स्टेट के पास में या किसी सेंटर के पास में पैसा आता है। अब आप सोचोगे बजट हरियाणा में, ये पैसा आ कहां से रहा है, जाएगा कहां, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहली बात है हमारे पास में पैसा देता कौन है, हमें देता कौन है पैसा। तो अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ये रेशो दिखाई दे रहा है, नियर अबाउट 42% का इसमें रेशो है। ये स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, राज्य का अपना कर राजस्व है। राज्य के खुद के जो टैक्स हैं लगे हुए हैं, स्टेट टैक्स लगे हुए हैं, उनसे हम लोग कलेक्ट करते हैं और उनका ही पैसा है। हरियाणा स्टेट देखा जाए तो शराब के मामले में खूब पैसा कमाता है, ठीक है ना, कहने की जरूरत ही नहीं है। जो 20, 30, 40 रुपए की बोतल बनती है तो वो 200 पार भी बेची जा सकती है, धड़ल्ले से बिकती भी है, ठीक है ना। पीते हो दारू तुम लोग? हाँ, है तुम्हारा भी योगदान इसमें, बता देना अगर है तो, ठीक है। अच्छा, गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हो आप लोग, लगभग 7.02 है। अदर रेसिपेंट्स है लगभग 3.51% है। अच्छा, केंद्र से भी कुछ आता है तो उसमें देखा जाए 11.5% है। कुछ उधार भी लेके बैठे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसके बाद में सबसे बड़ा ये है उधारी, ठीक है ना, लगभग 35.96% जो है ना, ये इसका आंकड़ा निकल के आता है आपका।
अच्छा, और पैसा कहां से आ रहा है? अगर एग्जैक्ट बात करते हैं हम लोग, इसकी थोड़ा डिटेलिंग की बात करते हैं, तो देखो केंद्रीय करों का हिस्सा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, तो ये लगभग है 6.19%। केंद्र से प्राप्त, ठीक है ना, जैसे सेंट्रल शेयर्ड सीएसएस एंड अदर ग्रांट्स, जैसे कुछ होते हैं ना कि केंद्र सरकार ने कोई योजना लागू करी, उस योजना का कुछ हिस्सा सरकार लगाएगी, भारत सरकार लगाएगी, और कुछ हिस्सा जो है ना वो राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। तो उनमें से हमारे पास कुछ पैसा आता है, वो लगभग 5.32% है। बाकी कुछ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, फूड जो है ना आपके खाद्यान्न जो खरीदते हैं उनका भी हो जाएगा, नाबार्ड का कहिएगा, भारत सरकार लोन भी देती है, अनदर चीजें भी आती है। जीएसटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। एसजीएसटी कहूंगा मैं, जीएसटी तो प्रॉपर नहीं कह सकता, एसजीएसटी कहूंगा, यानी कि स्टेट जीएसटी की बात करूंगा मैं। और ये स्टेट जीएसटी जो है ना इसका लगभग 18.57%, 18.5% पैसा एसजीएसटी से है। वैल्यू एडेड टैक्स वैट से लगभग 7% से ज्यादा है, स्टेट एक्साइज से 6% से ज्यादा है, और स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन से है, और टैक्सेस ऑन जो आपका व्हीकल्स पे जो टैक्स होता है उस पे भी लगभग 2%, 2.61 है, और अनदर जो है ना वो 0.30 है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से भी पैसा आता है हमारे पास में, जिसमें आप कहिएगा हरियाणा रोडवेज हमारी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, और इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट है, और इसके अलावा माइंस एंड जियोलॉजी, खान और भूविज्ञान, ब्याज से भी पैसा आता है, एजुकेशन से भी बहुत थोड़ा आता है लेकिन ठीक आता है, और अनदर चीजों में देखा जाए तो 1.28% है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि पूरा पैसा हमारे पास में परसेंटेज के हिसाब से है, ये ऐसे ऐसे आता है, ठीक है ना। चलिए, हमारे पास पैसा तो आ गया है, ये तो चलो ठीक बात है। अब बात ये करते हैं हम लोग, ये पैसा जा कहां रहा है। आप पैसा कमाते तो बहुत हो जी, पर लगाते कहां हो ये बताइएगा। लगाते हैं हम लोग कहां कहां पे लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं सोशल सर्विसेज में। हंस मत जाना कोई, ठीक है ना, हंस मत जाना। इन्होंने कहा है हम पैसा लगाते हैं सामाजिक सेवाओं में लगाते हैं, आपकी और हमारी सेवा करने में जो है ना वो लगाते हैं। ये बात अभी इन्होंने कही है कि आपकी और हमारी सेवा करते हैं ये। अच्छा सर, सेवा हमारी, और कब, कैसे, कहां? ये तो मतलब जोक ऑफ द ईयर दिख रहा है। अरे नहीं, हंसना नहीं है, करते हैं सेवा, और अनुसार 30.51% है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करते हैं, आर्थिक सेवाएं भी आपको देते हैं लगभग 24.13% से। आपको रीपेमेंट ऑफ डेट की बात करते हैं तो तकरीबन ये आपका 30.86 है। और जर्नल सर्विसेज, सारा पैसा कह रहे हैं कि हम लोग सर्विसेज में ही डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं, ऐसा ऐसा इनका कहना है। अब कैसे जा रहे हैं सर, अभी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा डिटेल में बताता हूं इनके अनुसार कैसे कैसे कहां कहां पैसा जा रहा है। देखिएगा, इनके अनुसार पैसा जा रहा है हमारा कृषि और सिंचाई के लिए जा रहा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड इरिगेशन सेक्टर। ये क्या होते हैं सर? जैसे कि मछली पालन हुआ है, या आपका नहरों की सफाई कह लीजिएगा आप लोग, या कह लीजिएगा नदी की सफाई कह लीजिएगा, या कोई मछली पालन है, या रेशम के कीड़ों का पालन जिसको आप सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन जिसको आप लोग एपीकल्चर कहते हैं, ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कहिएगा, मुर्गा पालन कहिएगा, और बहुत सारे जो जीव जंतुओं का पालन में रेयरिंग करते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं, उन सभी के लिए इंक्लूडेड है ये आपका ये, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए है आप लोगों का ये। तो ये जो पॉइंट बनता है ये लगभग 11.8% का सेक्टर इसमें दिखाई देता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, हम खर्चा और कहां कर रहे हैं? परिवहन पे, नागरिक उड्डयन। नागरिक उड्डयन का मतलब होता है ये उड़ने वाले जहाज, ठीक है ना। और इसके अलावा सड़कें हैं, पुल है, मतलब ट्रांसपोर्ट है, सिविल एविएशन है, रोड एंड ब्रिजेस है, उन पे हम लोग 4.3% जो है ना वो खर्चा कर रहे हैं पर्टिकुलर। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव सीधे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे ये परसेंटेज पूछे गए थे, सीईटी का पेपर अगर आपने देखा था ना तो ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्ट आपके, तो बड़ा फोकस रखना, ढंग से समझना इसको। ग्रामीण विकास और पंचायतें, यानी कि रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत की बात आप लोग करते हो तो कहते हैं हम ग्रामीण विकास में लगभग 3.95% खर्चा कर रहे हैं। अनदर बाकी चीजें हैं तो इसमें 4.08% है। ये इकोनॉमिक सर्विसेज में ये आती है। आप सोचोगे इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है, तो वो ये वाली है। जनरल सर्विसेज में क्या आता है? प्रशासनिक सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ठीक है ना। मतलब पुलिस की कोई आपको कहीं सेवा लेनी है, पुलिस पे पैसा लगा रहे हैं हम लोग, उनकी ड्रेसेस पे लगा रहे हैं, उनके रहने खाने, उनकी सुविधा, उनके साधन वगैरह वगैरह, उन चीजों पे हम पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है आपका, लगभग 5.77%।
पेंशन्स दे रहे हैं हम लोग लगभग 7.18। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग ऐसे सवाल बनने की बड़ी उम्मीद रहती है कि पेंशन पे कितना पैसा खर्च करते हैं। स्टेट का भी पूछते हैं, सेंटर का भी पूछते हैं। सेंटर वाले बजट में देख लेना, पढ़ाया है ये, और स्टेट में पढ़ा ही रहा हूं। बाकी जो चीजें बचगी वो लगभग 1.55 रहता है आपका, ठीक है ना। एक बात इन्होंने और भी कही है कि ऋण भुगतान की बात करते हैं। जब आपने किसी से कुछ लिया है, कर्जा लिया है, तो उसका ब्याज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा ना कहीं आपको। तो आप प्रिंसिपल का लगभग जो है ना वो 19.15 और ब्याज इंटरेस्ट लगभग 11.71% उसका ब्याज में भी आप लोग पैसा लगा रहे हैं। कुछ सामाजिक सेवाओं की बात की थी मैंने। सामाजिक सेवा का मतलब क्या होता है? ये आपकी सोशल सर्विसेज जिसके अंदर एजुकेशन आता है, और सरकार कहती है कि हम एजुकेशन के ऊपर 10.97% पैसा लगाते हैं हमारे बजट का। इसके अलावा कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, समाज कल्याण और पोषण के अंदर भी जो है ना हम लोग लगा रहे हैं पैसा, ठीक है ना। तो समाज कल्याण और इस पोषण का मतलब, जैसे एक सितंबर महीने के करंट अफेयर आपने मुझसे पढ़े हो, तो हर साल ही मैं ये पढ़ाता हूं कि 1 सितंबर से 30 सितंबर को पोषण महीना मनाया गया, यानी कि न्यूट्रिशन मंथ। इसमें गर्भवती महिलाओं को स्पेशली जो है ना न्यूट्रिशन किट दी जाती है, या यूं कहिएगा इसके अलावा जो है ना न्यूट्रिशन के लिए हर महीने 9 तारीख को या कुछ अलग और डेट भी है, तो उन डेट्स को इन सिविल हॉस्पिटल में कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। गरीब महिलाओं को, लड़कियों को आयरन की टेबलेट्स है या कुछ और भी जरूरी चीजें जो उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली किट वगैरह है, वो प्रोवाइड की जाती है गरीब लड़कियों को स्कूलों के अंदर। तो ये सरकार में एक समाज कल्याण या सोशल वेलफेयर में जुड़ी जाती हैं चीजें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 4.74। इसमें बेसिकली सरकार क्या करते हैं, जैसे कुछ सर्विसेज है जहां पे फ्री मेडिकल चेकअप है। जैसे मैं आपको कहूं कैंसर जिसको 3rd या 4th स्टेज में है हरियाणा में, उनको सरकार 2,500 रुपए पर मंथ देती है पेंशन। या इसके अलावा कहिएगा जिनको एड्स है उनको 2,250 रुपए हरियाणा देती है पर मंथ पेंशन देती है। इसके अलावा जिनको एड्स है या कैंसर है या कोई और गंभीर बीमारी है, तो उनके जो टेस्ट हैं, जैसे कि ये आपके बॉडी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट है, फॉर एग्जांपल वो करवाने जाता है, अल्ट्रासाउंड ही करवाने जाता है या कोई ब्लड चेकअप करवाने जाता है, एलिजा टेस्ट करवाने जाता है, तो ये जो हार्मोन टेस्ट है, एमआरआई बहुत महंगा टेस्ट होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको बोलते हैं, तो ऐसे टेस्ट के बहुत पैसे लगते हैं, तो ये इन लोगों के लिए फ्री है। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे मैंने कहा ना, पोषण किट दी जाती है, न्यूट्रिशन किट दी जाती है, या और बहुत सारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री की जो मेडिसिन वगैरह या जो चलाई जाती है स्कीमें, उनमें ये आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आता है। इवन अभी एक थोड़े दिन पहले ही आपको याद हो तो चिरायु योजना स्टार्ट की गई थी, और ये हरियाणा के अंदर हमारे भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, जो एकमात्र संथाल जनजाति की भारत में राष्ट्रपति बनी है, महिलाओं में तो दूसरे नंबर पर, जनजातियों में तो पहले नंबर पर ही बनी है। तो इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने चिरायु योजना स्टार्ट की थी, जिसमें आप लोगों को फ्री मेडिकल चेकअप करवाने को मिलता है जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है। तो ऐसी स्वास्थ्य एवं ये परिवार कल्याण योजनाएं कहलाती हैं आपकी सारी। जन स्वास्थ्य एंड अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग की बात करते हो आप लोग, यहाँ पे आपके ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटर, जैसे मैं आपको कहता हूं कि कुरुक्षेत्र के कृष्णा नगर गामड़ी का जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसको पूरे भारत में 2 बार सबसे बेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर का अवार्ड मिल चुका है। तो छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर, यहाँ पे डॉक्टर और उससे जुड़ी हुई जो है ना वो दवाइयां, डॉक्टर और दवाइयां दोनों ही यहाँ पे रहने वाली है। तकरीबन इस पे हम लोग 2.71% पैसा खर्च कर रहे हैं, और कुछ रिमेनिंग जो है हमारा वो लगभग 5.3% में आता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को जो है ना याद करने थे कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां से रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अगली बात पे आता हूं मैं। तो अगली बात मैंने आपको यह समझानी है कि हम लोगों ने किस किस सेक्टर को कितना कितना पैसा दिया है इस बार, ठीक है ना। क्लास थोड़ी लिटिल बिट लंबी होने वाली है, पर आराम से समझिएगा, दिल लगा के समझिएगा, ठीक है ना। तो आपको मेरी आवाज तो सही सुनाई दे रही है ना? सर नो साउंड, ये क्या मतलब, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही होगी ना मेरी? ये एक आधे छछुंदर आते ही हैं कहने के लिए आवाज नहीं आ रही। बताओ आवाज नहीं आ रही क्या? ओके है साउंड तो। ये वो होते हैं जो शादी ब्याह में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पर फूफा जी आते हैं ना,
बाकी दिन वो बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, पूरा सिस्टम ढंग से देख रहे होते हैं, लेकिन जब बारात चढ़ने ही वाली होती है ना, तब वो कहते हैं कि मैं तो यहां नहीं बैठूंगा, वहां बैठूंगा, और मुझे कहा क्यों नहीं था। अब भाई साहब एकदम मौके के ऊपर बोले हैं, तो अब पूछो मत क्या क्या विघ्न पड़ा होगा। तो बस तुम समझ गए होंगे ना, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, हाँ खैर चलो। एग्रीकल्चर एंड संबंध गतिविधियां, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। अभी मैंने बताया ना एलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इसमें एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, मतलब फूलों की खेती है, मधुमक्खी पालन की खेती करिए, रेशम की खेती है, ये सब चीजें जो है ना इसको आप मर्ज कर दीजिएगा। ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज होती है। इस पे तकरीबन हमने 5,758 जो रुपए है ना, इतना पैसा हमने खर्च किया है। ये करोड़ रुपए में है, याद रखना, 5,758 करोड़ रुपए खर्च किए। ये ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है रुपए करोड़, ये सारे के सारे रुपए इन करोड़ है, ध्यान रखना। एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, शिक्षा हो गया, खेल हो गया, और केवल उसके साथ साथ आपकी संस्कृति भी हो गई है। इन सभी की बात करते हैं आप लोग, तो ये इसके ऊपर 19,698 करोड़ रुपए जो है ना हमने खर्च किए हैं इस बार बजट में। मतलब इसका बजट इतना रखा है समझो। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मानता हूं थोड़े से मुश्किल होते हैं नंबर याद करने, पर आज की क्लास में याद कुछ नहीं करना, आज की क्लास में जस्ट केवल समझना था, आगे की बातें आगे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये क्या होता है सर? तकनीकी शिक्षा आप लोग जानते होंगे कि आपका जैसे बीटेक एमटेक वाली एजुकेशन हुई है, या कोई ऐप से रिलेटेड हुई है आपकी, ठीक है ना। कौशल विकास, वैसे मैं बता देता हूं हरियाणा राज्य स्किल डेवलपमेंट पे खूब फोकस करने वाला है, जिसके अंदर क्या है, एक विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है पलवल के दुधोला में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत ही बच्चों को स्किल सिखाई जाएगी और स्किल के आधार पे ही उनको जो है ना जॉब दिलवाई जाएगी। तो यहां एक बड़ा फोकस किया जाएगा हमारी तरफ से। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जैसे ITI वाले बच्चे होते हैं, इनको मतलब एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देके उसी आधार पर जॉब लगवाने की कोशिश करवाई जाएगी, और ये 1061 जो है ना इसके ऊपर करोड़ रुपए लगाया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, आयुष ECI एंड फूड ड्रग्स, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, खाद्य औषधि, इन सब में, जिसके आपने सुना होगा कि 5 लाख रुपए तक गरीब लोगों का फ्री इलाज जैसे होता है। आपका आयुष डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदा है जिसके अंदर यूनानी है, नेचुरोपैथी है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। और इसके अलावा जो चिकित्सा शिक्षा है, जो MBBS की जैसे एजुकेशन होती है, मेडिकल लाइन की एजुकेशन होती है, डॉक्टर लाइन के लिए एजुकेशन है, इन सभी के लिए तकरीबन 8,053 करोड़ रुपए जो है ना इस बार के बजट में आवंटित किया है। गृह मंत्रालय में 6,444 है। पावर एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लगभग 7,201, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा, हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और आपने शायद नोटिस किया हो, अगर आप रेगुलर मुझसे करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा राज्य ने पंचकुला जिले से कुछ नई बसेस, लगभग 74 के आसपास बसेस जो है ना हरियाणा रोडवेज की, वो लॉन्च किया। आने वाले मार्च तक आते आते हम लोग 600-700 बसेस, लगभग हम 2000 बसेस लॉन्च करने वाले हैं। कहने का सीधा सा मतलब तो ये है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि भारत सरकार ने अपने नेशनल बजट में साफ कहा था कि 1 अप्रैल 2023 से सरकारी व्हीकल जितने भी हैं आपके, वो 15 साल से अगर पुराने हैं तो वो इमीडिएटली चेंज किए जाएंगे। हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे या BS6 इंजन वाले व्हीकल लाएंगे, अपडेटेड व्हीकल लेके आएंगे, ऐसा टारगेट है। तो उसमें हम लोग बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बड़ी ही पॉलिसीज निकाल रहे हैं, और के साथ साथ बहुत टैक्सेस में भी छूट दे रहे हैं। तो मतलब इसको हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अपने आप में खूब पैसा लगाया है इसमें भी। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास कल्याण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फॉर SC एंड BCs, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस सेक्टर को ही पर्टिकुलर जो है ना आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। बहुत बहुत जरूरी सेक्टर है ये अपने आप में, ठीक है ना, इसको याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ इसका पैसा भी बहुत है, 11,687 जो है ना आप लोगों का इतना पैसा दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसके लिए पैसा लगभग 4225 करोड़ जो है ना इसके लिए भी पैसा दिया गया है आपका,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और भी है हमारे पास में, फिर परिवहन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैंने कहा ना कि ट्रांसपोर्टेशन में नई चीजें ऐड की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आप केवल रोड ही ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास में एविएशन की भी बात चल रही है। हालांकि ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं हरियाणा के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था, लेकिन अब उसकी बातें तो चेंज हो ही गई है, इंटरनेशनल तो नहीं है अभी, तो आपका वो केवल स्टेट का ही रहेगा, डोमेस्टिक ही है। लेकिन इन फ्यूचर के लिए अंबाला में, करनाल में और हिसार में, इन 3 जगह पे एक 3 एविएशन हब सेटअप किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में हेली हब सेटअप किया जा रहा है। एक बोइंग इंटरनेशनल कंपनी, अमेरिका की जहाज बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भारत में पहली बार अपना सर्विस सेंटर खोला है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही खोला है। मेट्रो को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं आने वाले दिनों में। गुरुग्राम जिले की खुद की अपनी मेट्रो हो चुकी है, आपको शायद पता होगा, 28 मेट्रो हुई है उसकी खुद की, 28 मेट्रो, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग धीरे धीरे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, सोनीपत लाने की कोशिश कर रहे हैं, पानीपत सोनीपत को अटैच करेंगे, तो तकरीबन 3693 करोड़ रुपए इसके लिए है। शहरी विकास और नगर एवं ग्राम आयोजन की बात करते हैं, इस पे लगभग 5443 है, और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के लिए 762 है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज 5109, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हरियाणा को इस पे भी खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत भी है, क्योंकि हरियाणा राज्य का अगर मैं पिछले आंकड़े निकाल के देखने की कोशिश करूं तो हर साल हमारा 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है, मतलब हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे खिसकता जा रहा है। अब उस ग्राउंड वाटर लेवल को अगर आप ऊंचा उठाना चाहते हो और ठीक ढंग से उसको रखना चाह रहे हो, तो आप लोगों को ग्राउंड वाटर को कम से कम यूज करना होगा। अब सर इसको कम कैसे यूज करें, तो अब भैया आप लोग देखो, चावल अगर उगाते हो तो जाहिर सी बात है हर टाइम ट्यूबवेल तो चलाओगे ना आप लोग, तो कुछ ऐसी फसलें उगाओ जिनमें कम पानी की जरूरत हो। ठीक बात बोली सर आपने। तो इसका मतलब हम लोग इस बार जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज, जिसको श्री अन्न भी कहा है, याद रखना, उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम भी है, क्योंकि मोटे अनाजों का यूज करके दुनिया भर में भूखमरी को खत्म किया जा सकता है। जवार है, बाजरा है, वगैरह है, ये अनाज, ठीक है। तो इसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा तबका है। वैसे हरियाणा ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना तो लॉन्च कर ही रखी है, पर फिर भी हम लोग सिंचाई और जल संसाधन पर पैसा लगाया है। इसको आगे डिटेल में और भी देखते हैं हम लोग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में लगभग हमने लगाया है पैसा, कितना, 4323 करोड़ रुपए लगाया है। पब्लिक वॉक्स एंड रोड ब्रिजेस, ये लोक निर्माण आपका विभाग होता है जो शहरों के अंदर सड़कें वगैरह बनाता है, तो इसके लिए भी हमने लगभग 5215 करोड़ का खर्चा लगा रखा है। इंटरेस्ट एंड पेमेंट को दे रहे हैं हम लोग 20,988, पेंशंस पे दे रहे हैं 12,800, वेरी इंपॉर्टेंट, और रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स वगैरह है वो आपका 32,336 पैसा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक सेक्टर की और बहुत डिटेल से बात करते हैं, यहां से भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। टोटल मेरे पास में 38 पेज है, जिसमें से मैं 16 पेज पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। 38 में से भी आप छोड़िए, 32 एक पेज है आपके, 15 एक पेज है आपके बाकी, तो आप चलते रहना और समझते रहना, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना आप लोग, सब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। एक बार मुझे आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए थोड़ा सा, हाँ आपको सही समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो खैर आप कर ही देंगे, कोई इसमें तो इश्यू वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और कुछ खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो हाँ आगे बढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, और डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे डेली आते हैं, तो आप उनको तो खैर देखना मिस करिएगा ही मत। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्याय की बात करता हूं। अब न्याय तो बहुत ज्यादा जरूरी है, न्याय की अगर बात करते हो तो खैर ऑफ कोर्स जरूरी है, वक्त बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जहां लड़ाई कलेश है वहां पे न्याय तो चाहिए। मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हरियाणा ने एक हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। मतलब जो फिलहाल के लिए बीमा योजना चल रही है उनको थोड़ा सा बिल्कुल सरल करने के लिए, पहले थोड़ी जटिल प्रक्रिया थी, उस जटिल प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या किया जाएगा, एक हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना स्टार्ट की गई है। आपसे सीधे पेपर में ऐसे ही सवाल होंगे कि मौजूदा बीमा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस बार के बजट में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, तो आपको याद रखना है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना स्टार्ट की गई है। जो परिवार सालाना 1,80,000 से कम कमाते हैं, मतलब इनको आप अंत्योदय परिवार कहोगे, याद रखना। अंत्योदय परिवार आप जानते होंगे, गरीब परिवार को ही अंत्योदय परिवार के रूप में आप जानते हो।
इस तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर, मतलब यहां जिनकी जितनी इनकी इनकम इतनी है और इस परिवार के कोई भी मेंबर या मुखिया की मृत्यु हो जाती है, या दिव्यांग का मतलब किसी एक्सीडेंटल में कोई हाथ पैर टूट जाए भैया, ठीक है ना, तो उस दौरान दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरुआत की गई है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जब भी योजना और स्कीम की बात आती है। वैसे तो अभी के लिए समझना ही है, लिखने के लिए या यूं कहिएगा क्वेश्चन के लिए, वो तो आपने मेरे पे छोड़ ही दी है बात, वो तो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए समझो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना किसके लिए है? 1,80,000 तक के लिए। क्या होगा अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो उनको लाभ दिया जाएगा। क्या लाभ मिलने वाला है भला सर बताइए? अभी बताते हैं भैया लाभ क्या मिलेगा आपको। देखो जी, लाभ के लिए ये टेबल पढ़ना होगा आपको। देखो इसमें क्या है, अगर 6 साल तक का कोई नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा है और उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। अगर 6 साल से ज्यादा और 18 साल तक का है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 18 से 25 तक का है तो 3 लाख तक की मिलेगी, और 25 से 40 तक के हैं तो 5 लाख रुपए मिलेगी, और 40 से 60 की आयु से ऊपर के हैं तो उनको 2 लाख रुपए मिलेगी। अरे सर जी क्या मजाक कर दिया, मतलब यहाँ क्या वैल्यू नहीं रही क्या? पता नहीं अब इनकी क्या सोच थी, देखो जैसा था, पर हाँ ठीक था, ऐसा था, आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए ये तो चलो ठीक, आप इतना टेबल याद रखो काफी है, ठीक है। चलो सर थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग, अगली बात पे जाएं तो एग्रीकल्चर आएगा। एक बहुत बड़ा तबका है हमारे लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, और यहां से सवाल बनना तो खैर अपने आप में लाजमी है ही है आप लोगों का, ठीक है ना। ठीक है चलो जी, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। अगर आपने इस बार मुझसे ना नेशनल बजट को पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया था, और वो पॉइंट ये था एक्चुअली आपका, वो पॉइंट ये था क्या, ग्रीन ग्रोथ। याद हो आप लोगों को ग्रीन ग्रोथ? हम लोगों ने इस बार ना नेशनल बजट में ताई जी ने, निर्मला सीतारमण को मैं ताई जी कहता हूं प्यार से, तो आप समझो ताई जी ने क्या किया था, सप्तऋषि का एक बात रखी थी। सप्तऋषि का मतलब 7 वैरायटीज। वैसे तो हम लोग पूरे भारत को इक्वली ग्रो करेंगे, लेकिन सप्तऋषि का मतलब है कि उसमें से कोई एक पॉइंट है, 7, ये मतलब टोटल 7 पॉइंट है जिन पे हम खास फोकस रखेंगे, और उनकी अगर हम बात करने वाले हैं तो वो एक पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट था, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब ये है कि हम नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान देंगे। अब सर नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है भाई? इसमें हम पेस्टिसाइड का यूज ना करेंगे। पेस्टिसाइड बोले तो सर भाई आप जो स्प्रे करते हो ना, इसका यूज नहीं करेंगे। अच्छा सर स्प्रे करे बिना कीड़े कैसे मरेंगे? तो हम उन्नत किस्म का बीज प्रयोग करेंगे। ठीक बात बोली सर आपने। अच्छा कीड़े मारने के लिए भी कुछ स्प्रे आती है, तो हाँ ये नेचुरल स्प्रे भी होती है, राख की स्प्रे की जाएगी, कुछ ऐसे तैयार किए जाएंगे घर के अंदर ही, जो है ना आपके प्रोडक्ट तैयार करवाए जाएंगे जिससे कीड़ों को मारा जा सकता है। नेचुरल तरीके से भी जहर तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो आपको सीधे तौर पे आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक नहीं होगा, ना ही आपके एनवायरनमेंट पे हानिकारक होगा। जैसे आपको बहुत सारे तरीके होते हैं ना, जैसे कपास की खेती करते हैं मान लेते हैं लोग, तो आपने सुना होगा कभी कपास की खेती, खेत है ये, उसके चारों तरफ भिंडी लगा देते हैं। अब जो रोग कपास में आता है वही रोग भिंडी में भी आता है। तो क्या होता है कि बाहर से कोई रोग आएगा और भिंडी में सफेद सुंडी वगैरह लग के रह जाएगी, कपास आपकी सेफ रह जाएगी। तो ये मतलब ऐसी टेक्निक अपनाना, जैसे उत्तराखंड के अंदर क्या करते हैं, अब हाथी है, हाथी किसी से नहीं डरता। जैसे बाजार से हाथी निकलता है, कुत्ते भौंकते हैं, कहते भी ना हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अब हाथी कभी मुड़ के उनको रिप्लाई नहीं करता, जिससे बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है देखा जाए तो। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब आपने उसकी गाली या उसकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, क्या ही तो लेना देना, दुनिया का काम कहना है भैया, कहते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। तुम जब तक उनकी बातों पे तुम रिएक्ट कर दोगे, हाथी मुड़ के रिएक्ट कर दे, कुत्ते को कहे हाँ भाई साहब क्या है, क्या चल रहा है, वो कहे भाऊ 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 करेगा, वो तू भाई साहब, तो उसको जवाब देने का मतलब कुत्ते की बड़ी वैल्यू हो गई, हाथी ने उसको जवाब दिया पलट के, तो बड़ा मोटिवेशन है देखा जाए तो। खैर हाथी की बात कर रहा था मैं, तो हाथी जो है ना आपका, अब हाथी के लिए क्या करते हैं, मधुमक्खी के डिब्बे रख देते हैं चारों तरफ,
हाथी मधुमक्खी और उससे डरता है, पता हो तो आप लोगों को, ठीक है, चींटी से डरता है, इस करके हाथी खेत में नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे सिक्योरिटी की जाएगी अपने आप में देखा जाए तो। सो ये एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग पे काम होगा। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा, जो गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने। आचार्य देवव्रत जो है ना, उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल स्थापित कर रखा है। ये गुरुकुल पढ़ाई वाला नहीं है, नेचुरल फार्मिंग वाला है, ये भी याद रखना है आपको। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको HAU कहते हो, आप लोग जानते होंगे, और यहां से क्वेश्चन आना तो लाजमी है ही है अपने आप में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार ने हरियाणा के अंदर जो है ना, वो कृषि प्रबंध और विस्तार के लिए 3 ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं। एक जींद के अंदर होगा, एक सिरसा के अंदर होगा, सिरसा के मंगियाना में होगा, प्राकृतिक केंद्र जो है ना ये स्थापित किए जाएंगे आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है, यूं याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सो इनको याद रखना है आप लोगों को कि 3 ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में खोले जा रहे हैं। एक आप हरियाणा HAU यूनिवर्सिटी है, इसको याद कर लेना आप लोग, जींद जिला याद कर लेना, सिरसा जिला जो है ना आप लोग याद कर लेना, सिरसा का मंगियाना याद कर लेना। ये क्या होगा, यहां पे किसानों को सिखाए जाएंगे कैसे नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है, ठीक बात है। तो इसको भी बात आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये भी एक अपना इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद में कि कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन मतलब आप जानते हो ना, ये जो ड्रोन शादी ब्याह में देखेंगे, ऐसे ही ड्रोन के माध्यम से जो है ना वो खेत में स्प्रे करना। अब स्प्रे जरूरी नहीं है कि आप लोगों की पेस्टिसाइड की ही होगी, स्प्रे दूसरी नेचुरल भी होती है, तो उनके माध्यम से पूरी खेत को मॉनिटर करना, ये गतिविधि अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है, उनका नाम है निशा सोलंकी, ठीक है ना, निशा सोलंकी, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। करनाल के महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, उन्होंने किसानों को ट्रेनिंग दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निशा सोलंकी हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। करंट अफेयर अगर पढ़ते हो तो मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा। डेंचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत से 80% का वहन करेगी। और इसके अलावा अब धान के लिए ना बहुत कोशिश की जाएगी। देखो क्या होता है कि धान की अगर आप लोग बिजाई करते हैं तो धान में पहले क्या करना पड़ता है, खेत पानी से भर के रखना पड़ता है, और उसमें पानी की ज्यादा वेस्टेज होती है। तो कम पानी की वेस्टेज के लिए धान की सीधी बिजाई मशीनों से उसके अधीन के लिए 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का टारगेट है। हालांकि इसमें थोड़ी उपज कम होती है नॉर्मल वाले से, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी अगर आपको धान ही लगाना तो धान की मशीनों के माध्यम से सीधी बिजाई करवाई जा सके, जैसे आप लोग गेहूं वगैरह या दूसरी फसलों को बुआई करते हैं उसी प्रकार से ही डियर, ठीक है ना। तो इसको भी बात आपको यहां से याद करना है डियर, ठीक है। सर मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूं, आप बहुत 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 अच्छी स्टडी करवाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। पराली की खरीद, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा ने एक काम किया क्या कि 2G एथेनॉल प्लांट, ठीक है ना, 2G एथेनॉल प्लांट, ठीक है ना, 2G एथेनॉल प्लांट, ठीक है ना, 2G एथेनॉल प्लांट जो है ना आपका, ये पानीपत के अंदर खोला है, ये याद रखना आप लोग। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला है, याद रखना। और कब खोला है, 10 अगस्त को, ठीक है ना, 10 अगस्त 2022 के दिन जो है ना इसका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। संजय सहारन, ठीक है, थैंक यू संजय सहारन भाई, ठीक है। चलो क्या कह रहा था मैं कि 10 अगस्त 2022 को 2G एथेनॉल प्लांट जो है ना इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। पराली से एथेनॉल बनाया जाएगा, ये भारत का पहला है, याद रखना। एथेनॉल बोले तो सर आप एथेनॉल का मतलब यूं समझिएगा कि आप पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं एथेनॉल को। आज के टाइम में अगर आप पेट्रोल लेके आते हैं तो उसमें 90% पेट्रोल है, प्लस में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग आ रही है, 90 प्लस में 10% का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इसका टारगेट है कि हम इसको 20 कर दें, इसको 80 कर दें। एथेनॉल बनता है गन्ने से, लेकिन ये तो पराली से भी बनाया जाएगा। प्रति एकड़ किसानों को 1000 रुपए दिए जाएंगे पराली प्रबंधन के लिए, और एजेंसियों को लगभग 1500 रुपए पर टन देंगे, जिससे किसान भी राजी, एजेंसी भी राजी। पंचायतों को 10 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा अगर पूरी गांव में अगर किसी ने जो है ना पराली नहीं जलाई है तो। प्रदूषण भी कंट्रोल होगा और बाकी चीजें तो खैर कंट्रोल होगी ही होगी आपकी। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का टारगेट रखा गया है, ठीक है ना। मूंग की खेती को हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो हम लोग लाएंगे, कोशिश है हमारी।
मृदा लवणता जल भराव से प्रभावित 50,000 एकड़ भूमि का सुधार का टारगेट है। जैसे ऐसे कुछ जमीनें हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है, परमानेंट पानी भरा पड़ा रहता है, तो वो खेती योग्य तो जमीन बची नहीं है। तो उसको खेती योग्य लाने के लिए जो हमारी जैसे कुछ जमीनों में वो आ जाती है ना, लूनी सी, नमक सा आ जाता है, शोरा ज्यादा रहता है, तो उनको यूं कहिएगा जिसमें फर्टिलिटी की कमी है, तो उनको फर्टिलाइज थोड़ा बनाने के लिए, फर्टाइल लैंड तैयार करने के लिए 50,000 एकड़ जमीन जो है ना उसमें सुधार किया जाएगा, ऐसा सरकार का टारगेट है। शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। शहद व्यापार नीति भी तैयार की जाएगी। शहद के लिए एक मंडी है कुरुक्षेत्र में, रिसेंट ही ओपन हुई है, तो वो याद रखना। पंचकुला के अलावा पिनगवा जिला नूह और इसके अलावा मुनीमपुर जिला झज्जर में बागवानी फसलों के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपका ये। हरियाणा में कितने बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए? आंसर रहेगा 3। कहां पे है? एक पंचकुला है, इसके अलावा पिनगवा है जो नूह के अंदर है, एक मुनीमपुर है जो झज्जर के अंदर है आपका, ठीक है। तो 3 आपके बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। ये उत्कृष्टता केंद्र क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के नाम से जानते हैं इनको हम लोग। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब है यहां पे इनके जो आपके फल है, जैसे मान लेते हैं आम है मान लो, तो उसकी नस्ल पे तैयार काम किया जाता है। उच्चतम नस्ल का बीज या पौधा तैयार किया जाएगा, इसमें कम रोग आए, अधिक पैदावार हो सके कहीं ना कहीं आपकी, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले बात पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन, ठीक है ना। ऐसा तो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोग कुछ लिख रहे हैं तो मैं वो कमेंट नहीं ले पा रहा हूं फिलहाल के लिए। आप लोगों को अगर बाद में कोई भी कमेंट वगैरह पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो फिलहाल मैं पढ़ाने आया हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं। डाउट सेशन की बात करते हैं हम, बाद में भी कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज स्टार IQ, ठीक है ना। तो आप मुझसे वहां पे भी, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डाउट कर सकते हो, सुनील स्टार IQ से, ठीक है ना, सुनील स्टार IQ। तो आप लोग वहां पे भी मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो डाउट के लिए। फिलहाल के लिए पढ़ाने आया हूं तो पढ़ा रहा हूं। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया गया है। बहुत जरूरी है पशुओं के लिए, उनमें रोग कम आए। उन जैसे थोड़े टाइम पहले लंपी वायरस करके डिजीज आ गया था, तो उनके उत्थान के लिए अच्छी अच्छी किस्में तैयार करने के लिए यही है पशुधन उत्थान मिशन स्टार्ट किया गया है। 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये वाला पॉइंट आपका। ये क्या है सर? जैसे मोबाइल वैन होगी, जैसे समझिएगा कि चलता फिरता हॉस्पिटल होगा जिसमें हर प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, इमरजेंसी सुविधाएं होंगी, जिनमें जो है ना पशुओं के लिए घर घर गांव गांव जाके वो बेसिकली उन पशुओं के रोगों का इलाज किया जा सकेगा। पलवल जिला है, महेंद्रगढ़ है, अंबाला है और फतेहाबाद है। इन 4 में 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पशुओं से संबंधित क्लिनिक, जैसे हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, ऐसे इनके लिए भी पॉलीक्लिनिक सेंटर जो ना स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटनरी पेट क्लिनिक बनेंगे। सरकारी अत्याधुनिक जो है ना ये पेट क्लिनिक यहां पे तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा और कौन सी बात इंपॉर्टेंट दिख रही है? और है हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ा के 400 करोड़ रुपए किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कहीं ना कहीं दिखती है ना, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ा के 400 करोड़ कर दिया गया। नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध करवाई जाएगी। भाई और नई गौशाला बनाएंगे, ग्राम पंचायत जमीन पड़ी है, उनकी सहमति से वहां पे गौशाला बना देंगे ताकि रोड पे ज्यादा गौएं हैं वो ज्यादा परेशान होना। सभी के लिए घर, ये भी एक अपने आप में बात है। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय, पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवार के लिए 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। जिनके पास घर नहीं है, इनकम भी बहुत कम है, तो उनके लिए 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे सरकार की तरफ से, तो उनमें भी योगदान दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगली बात है युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता की बात करते हैं हम लोग। युवाओं के लिए कोशिश है, जैसे कि समझो ये वो पॉइंट आ गया है जो आपके और हमारे लिए कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो अगली बात यह कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2 लाख बेरोजगार युवा है, उनको
कौशल प्रशिक्षण, मैंने अभी कहा था ना कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा करवाया जाएगा ताकि वो जो है ना अपने खुद का ही कोई रोजगार कर सके या किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम कर सके। अब देखो जॉब चाहिए तो सभी को, लेकिन उसके बिहाव पे कुछ स्किल्स भी तो आनी चाहिए ना, तो वो यहां एक इंपॉर्टेंट है। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग पर वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। तुम आजकल शार्क टैंक देखते होंगे कितने कम उम्र के लड़के लड़कियां खुद का बिजनेस किए जा रहे हैं और लाखों करोड़ों की बिजनेस कर चुके हैं। वो ऐसे ही बहुत सारे और भी यूथ हैं जो आने वाली जनरेशन है, तो वो अपने खुद के स्टार्टअप सेटअप करना चाहती है। अब कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ पैसा वो बर्न करना पड़ता है, तो वो पैसा लाए कहां से, वो भी एक इश्यू है। तो सरकार उनमें हेल्प करेगी। सरकार क्या करने वाली है, उनको लोन देगी बैंकों से, वो एक इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए एक वेंचर कैपिटल फंड है वो स्थापित करेगी सरकार। वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष भी बना रहे हैं। फिर युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना स्टार्ट की जाएगी। बस वही बात है जिसके अंदर कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस पे काम करवाया जाएगा। फॉरेन के अंदर जैसे मान लेते हैं किसी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर किसी जगह किसी स्किल की जरूरत है तो स्किल्स पे काम करवाया जाएगा। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब देखो हर साल ऐसा होगा, याद रखना आप लोग, ये ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे, और एक ओवरसीज सेल सेटअप कर रखी है। यहाँ ट्रेनिंग देके उसी आधार पे प्लेसमेंट करवाई जाएगी कंपनियों में। विदेश जाना चाहते तो विदेश के लिए, और इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्टार्ट की है, जिसमें यहां से ट्रेनिंग देके बच्चा जो विदेश में जॉब करना चाहता है उसको यहां से विदेश में जो भेजा जाएगा। तो वो दोनों ही आप लोग जो है ना यहां से लिंक कर सकते हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मतलब अगली बात हमारे पास में क्या है, विजिबिलिटी आई थिंक होगी ये, ठीक है ना। आपके फोन की क्वालिटी को आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, मेरे हिसाब से विजिबिलिटी आपकी होगी क्योंकि जो स्क्रीन आपके पास चल रही है वो स्क्रीन मेरे पास भी एक विजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालय और बहुतकनीकी संस्थान। राजकीय विद्यालय मतलब सरकारी आपके स्कूल है वो खोले जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो खोले जाएंगे हरियाणा में। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। वैसे भी मानेसर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करने वाले हैं, बैटरी वगैरह पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर वगैरह है उन पे हम लोग जो है ना मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी। जिस फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक का है और अगर वो फैमिली के कोई भी बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फॉरेन लैंग्वेज सीख के क्या हो जाएगा सर, मैं कहता हूं अगर आपको जर्मन आती है, आपको डच आती है तो आपको ऑन द स्पॉट जॉब मिलेगी। 4-5 लाख रुपए पर मंथ, आपको कोई इश्यू ही नहीं है। वहां वर्कर की जरूरत है, आपको लैंग्वेज अगर आती है तो कोई इश्यू नहीं, आप कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में ऐसे बहुत डिमांड है, वहां की लोकल रीजनल लैंग्वेज में काम करने वाला चाहिए, बस बात खत्म। पर इशू ये है ना कि 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए तो सही हमें, लेकिन हमें जर्मन नहीं आती, हमें डच नहीं आती है, ठीक है ना, तो हमें फ्रेंच नहीं आती है, तो वो सीखने के लिए सरकार तुम्हारी मदद करने वाली है। तो ये 6 लाख रुपए तक सालाना इनकम जो परिवार के लोग हैं उनके लिए मदद करने वाली पॉइंट है ये आप लोगों का। सरकार आईटीआई में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी हर महीने 500 रुपए सरकार देती है, लेकिन अब एक काम और है कि आईटीआई के अंदर एडमिशन अगर कोई बच्ची लेती है और जिनकी परिवार की इनकम सालाना 3 लाख रुपए तक ही है, उस परिवार की हर एक लड़की को 2500 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी जो तुम सीईटी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, सीईटी एग्जाम से लगभग 65,000 से ज्यादा जो है ना वो नियमित पदों पे यानी कि सरकारी नौकरी भरी जाएगी। ये है आने वाले टाइम में आपको मतलब सीईटी का एग्जाम भी बहुत जल्द जी है ना वो दिखने वाला है।
चलिए सर, अगला सेक्टर हमारा कौन सा आता है? अगला सेक्टर है पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास। इस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पंचायती राज और ग्रामीण विकास के बारे में बात करते हैं। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तहे दिल से समझते रहना, टिके रहना, जुड़े रहना, ठीक है ना। लगभग 30 मिनट और लगनी है क्लास की अभी और, तो आप लोग आराम से सुनते रहना 30 मिनट के लिए, और एक एक चीजें आप लोगों को बारीकी से पढ़ पढ़ के समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अगली बात, और कोई भी डाउट है किसी का तो मैंने कह दिया, मेरे इंस्टाग्राम पे आप सुनील स्टार IQ सर्च कर लेना। आपको वहां कोई डाउट है तो पोस्ट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर उसका जवाब दूंगा। हर एक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। हरियाणा के हर एक जिले के जिला परिषद के अंदर एक इंजीनियरिंग विंग स्टार्ट होगी। इसका काम क्या होगा सर? अब देखो, अगर आप पंचायतों की बात करते हो तो वहां पे कॉमन सेंस की बात है कि आप लोगों को पंचायतों के टाइप में इंजीनियरिंग तो चाहिएगी, क्योंकि आपका कोई सेक्टर है बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई गली बन रही है, तो मतलब वहां जरूरत है। तो एक इंजीनियरिंग विंग बनेगा जो सही तरीके के डिसीजन ले पाए। 700 पार्क बनेंगे, व्यायामशाला और आयुष्मान स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत जरूरी होते हैं, देखा जाए तो गांव के लेवल पे देखा जाए तो ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है। क्यों जरूरी है सर? ये इसलिए जरूरी आते हैं आपके गांव के लेवल पे, क्योंकि गांव के अंदर जो है ना, वो सबसे ज्यादा जो कमी है वो किस चीज की है? पार्क की है, व्यायामशालाओं की, यानी कि जिम वगैरह कहिएगा। तो बच्चों को शहरों में कसरत करने के लिए शहरों में आना पड़ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान स्वास्थ्य और वेलनेस के अंदर एक छोटे मोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर जो नहीं है तो वो सेटअप कर दिए जाएंगे वहां पे। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा आपका। गांव में 1000 नई पार्क व्यायामशाला स्थापित की जाएगी स्पेशली, और 1000 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी खोली जाएगी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनना लाजमी है, याद रखना। पूरे भारत का पहला जिला जिसका नाम क्या है? करनाल, और करनाल जिले का गांव है जिसका नाम क्या? काछवा। ये भारत का पहला जिला, पहला गांव है जिसके अंदर पहली बार जो है ना वो क्या बना है आपका, याद रखना, ई लाइब्रेरी बनी है। भारत का पहला जिला है आपका करनाल, और करनाल का काछवा गांव है जिसके अंदर ई लाइब्रेरी। और पूरे भारत में भी नेशनल बजट में भी इसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ताई जी ने कहा था कि हम भारत के अंदर बहुत सारी ई लाइब्रेरी खोलेंगे, इसके लिए पैसा आवंटित किया है। ई लाइब्रेरी से क्यों खोलने वाले हैं? कहते हैं कोविड के दौरान जो बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ था, उस लर्निंग लॉस को जो है ना उबारने की कोशिश करेंगे हम लोग। लर्निंग लॉस हुआ था, बच्चे सीख सकते थे कोविड के दौरान, अब वो सीख पाएंगे। ई लाइब्रेरी जहां पे कंप्यूटर वगैरह भी होते हैं आपके, तो वहां से आप बच्चा थोड़ा और जल्दी से जो है ना कैप्चर करेगा चीजों को। वैसे ये प्रोजेक्ट हरियाणा का था, अपनाया इसको केंद्र सरकार ने भी है, और हरियाणा में 1000 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी खुलेगी। और मुझे यहां से क्वेश्चन और याद आ रहा है, भारत का पहला जिला धर्मदम, इंग्लिश में धर्मदाम कह सकते हो, धर्मदाम जो है ना ये केरल के अंदर पड़ता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का ये वहां का चुनावी क्षेत्र है ये, और वो वहां से विधायक है, मतलब जीते हुए हैं। जैसे हरियाणा के करनाल से जीते हुए मुख्यमंत्री, वैसे धर्मदाम से जीते हुए। ये भारत का पहला ई लाइब्रेरी वाला जिला बना है। ये पॉइंट एडिशनली आप याद कर सकते हैं। ग्राम पंचायत 100% बना है वो, ठीक है ना। ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जो है ना जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र जो है ना वो स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा 750 पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। इसके अलावा ये स्ट्रीट लाइटें सोलर एनर्जी वाली होंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजना अगले 5 वर्षों में भिवानी, दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएगी कृषि सिंचाई परियोजना। ये थोड़े ड्राई एरिया के आने वाले जिले हैं, और इनके लिए एक माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, उसको अप्लाई किया जाएगा, याद रखना आप लोग। ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आपने सुना होगा कि भारत में सबसे साफ जो क्षेत्र है, शहर है, वो इंदौर है। पंचमौली करके महाराष्ट्र का सबसे छोटे शहरों में आता है, और बड़े शहरों में तो आपका पता ही है इंदौर है ही है।
लेकिन हाँ, इंदौर साफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगे हुए हैं। जैसे आप हर शहर को देखते हो तो नॉर्मल शहरों जैसा शहर तो वो भी है, लेकिन आप शहर के बाहर देखते हो तो कई शहरों के ऐसे बाहर कूड़ा करकट के ढेर लगे होते हैं। आपने जो कुछ खाया पिया पैकेट वगैरह है वो आपके घर एक गाड़ी आएगी और उस गाड़ी में आप कचरा डाल देते हो, स्वास्थ्य का निर्णय हमने कर लिया है वगैरह वगैरह जो कहते हैं, उसमें डाला कचरा और वो बाहर जाके फेंक आते हैं, गाड़ी वाला आया कचरा निकाला जो भी है। तो वो शहर के बाहर तो प्रदूषण हुआ ना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है ना। तो उससे कचरे से क्या बनाई जा सकती है? बिजली। हरियाणा में पहली बार कचरे से बिजली बनाने का प्लांट सोनीपत में खोला गया 300 करोड़ रुपए की लागत से। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, पिछले साल की बात है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगेंगे ये, गांव के अंदर भी स्पेशली लगेंगे, शहरों में तो घर लगाने की कोशिश चली रही है। गांव के बाद अगली बात आती है हमारी शहरों पे भी। हम शहरों की बात करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, शहरी विकास की। शेष पात्र अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। कुछ ऐसे कॉलोनी है जो अनाधिकृत है, ठीक है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, नियमित नहीं है, उनको नियमित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के बजट में यह योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम है दिव्य नगर। दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दिव्य नगर योजना है शहरों में पर्यावरण को और के अलावा सांस्कृतिक मामलों को बढ़ावा देना। शहरों में पेड़ पौधों को कोशिश करे कि ज्यादा लगाए जा सके, रोड के बीच में है, रोड के साइड में है, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लग पाए, ठीक है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इनको बढ़ावा मिल सके, शहर में शांति रह सके, स्वच्छ सुंदर शहर बनाया जा सके। ये दिव्य नगर योजना थी, पिछले बार के बजट में स्टार्ट की थी। मेरा वीडियो पड़ा होगा, स्टार IQ पे देख लेना आप लोग, ठीक है। बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नगर निगम और परिषदों में 1000 नागरिक सुविधा केंद्र बनेंगे, जिसमें लोकल अपने जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं आपके नगर निगम से वो ज्यादा जल्दी हो सके, उनमें विलंब ना हो सके, कंप्यूटराइज्ड काम हो सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में टॉप 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को हर महीने 1000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले धारूहेड़ा नगर पालिका को 1 अक्टूबर 2022 को हमारी भारत की राष्ट्रपति जी ने दिल्ली के तालकोटा स्टेडियम में सम्मानित किया था। धारूहेड़ा हरियाणा की स्वच्छ नगर पालिका थी। याद है आप लोगों को, हरियाणा की सबसे साफ नगर पालिका धारूहेड़ा नगर पालिका। ऐसे ही आपकी अभी इस बार कहा है कि जो नेशनल लेवल पे जो बेस्ट नगर पालिका जो रहेगी, टॉप एंड लेवल पे रहेगी, तो उन कर्मचारियों को कोई साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखेगा तो उनको 1000 रुपए उनकी सैलरी में एडिशनली जो है ना एड ऑन करके दिया जाएगा। टॉप 50 में भी अगर वो आ जाते हैं तो उसके लिए भी। अगली बात करते हैं नगर और ग्राम आयोजना की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कहा है बजट में स्पेशली, विवाद और समाधान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए के ब्याज बकाया की छूट है। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कब्जों में, जो कब्जे वगैरह क्षेत्रों में होते हैं ना, कि जैसे किसी ने कब्जा करके दुकान लेके बैठ गया, कोई सालों से जमीन कब्जा लेके बैठा है, तो उनको छुटकारा लेने के लिए ये नगर एवं ग्राम आयोजन एक डिपार्टमेंट है। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये? हरियाणा में फिलहाल के लिए 3 ही मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया है। एक गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक फरीदाबाद है, एक पंचकुला भी हाल ही में बना था, और चौथा हरियाणा में बनने वाला है सोनीपत। सोनीपत याद है आप लोगों को भी, रिसेंटली नई पुलिस कमिश्नरी भी आई थी, याद है? कमेंट में चलो लिख के बताओ हरियाणा में टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है, कौन कौन सी है। खैर चौथी आ गई तो बता दिया मैंने, पर चारों के नाम बताओ। और चौथी पुलिस कमिश्नरी के पहले कमिश्नर कौन बने थे? अगर आप रेगुलर वॉच करते हो मेरा वीडियो तो आपको याद होगा, बताइए कमेंट में। आपको मैंने होमवर्क दे दिया साथ में चलते चलते ही, ठीक है। फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि बनाई जाएगी, ठीक है। 3 मेट्रो लिंक बन रहे हैं, मैंने कहा था ना प्री-1 में हम कोशिश करेंगे कुछ और आगे जाके, और 3 नए मेट्रो लिंक की बात है। तो रेजा गला चौक से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, और साउदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक होगा, और आसोदा तक जो है ना बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का जो है ना वो विस्तार किया जाएगा। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके बाद में हम बात करते हैं कॉर्पोरेशन में आते हैं, सहकारिता में आते हैं। सहकारिता मंत्री कौन है आपको पता होगा, बनवारी लाल जी है हमारे। सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। 1500 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे जिसमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। तो ये भी बात आप लोगों को यहां से याद करना है। एसएस देसवाल नहीं है, एसएस देसवाल हमारे हरियाणा के अंदर पहली खेल यूनिवर्सिटी के वीसी बने हैं, याद रखना। एसएस देसवाल नहीं है बेटा, ठीक है ना। खेल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत के राई के अंदर है, याद रखना, वो बनी है। उसके चांसलर कपिल देव को बनाने की बात है, लेकिन उसके वाइस चांसलर पहले बने हैं एसएस देसवाल, ठीक है ना। तो आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं वो। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं, खेल की बात करते हैं। खेल के बजट की क्या बात हुई है, हरियाणा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता का खेल छात्रावास स्थापित किया जाएगा, ये और एक इंटरेस्टिंग बात होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रोम जानते हो ना आप लोग, साइकिलिंग का ट्रैक होता है। अभी तक ये दिल्ली में है, बहुत बड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम जब हुए थे, पिछले हुए थे तब भी दिल्ली में हुए साइकिलिंग वाले, और इस बार मध्य प्रदेश वाले हुए तो भी ये दिल्ली में हुए साइकिलिंग वाले। इस बार वाले में हम दूसरे नंबर पे थे, पिछली बार में हम पहले नंबर पे थे। और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जो चोटिल खिलाड़ी हैं, खेल के दौरान चोट लग जाती है, उनको मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी योजना आती है तो थोड़े कान खड़े कर ही लिया करो, एग्जाम के लिए जरूरी होती है ये, ठीक है ना। मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन दो में, रोहतक के अंदर भी चोटिल खिलाड़ियों के लिए जो इमरजेंसी वार्ड है ना, उसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी गई है, खैर ये तो पुराना था। एजुकेशन में बात करते तो पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय, ये खोले जाएंगे। पीएम श्री योजना याद है ना आप लोगों को, पीएम श्री योजना, जिसमें अत्याधुनिक या थोड़े से यूं कहिएगा अच्छे लेवल के स्कूल जो है ना खोले जाएंगे। फीस कम होगी, पढ़ाई उच्च स्तर की होगी उनके अंदर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास की अगर हम बात करते हैं डियर, ठीक है ना, तो ये भी याद करना, हाँ जी, सतीश बालन, शाबाश। और एजुकेशन पे क्या बात हुई है भैया, और एजुकेशन पे बात हुई है हमारी यहाँ पे कि ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु जो है ना वो HCERT गुरुग्राम में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। मतलब आप लोगों को यूं समझो कि आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से भी जो है ना ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी, बहुत ही कम लागत के अंदर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। सभी सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्कूल प्रबंध समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाए जाएंगे। 2023-24 में कक्षा 6ठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, याद कर लेना इसको भी आप लोग। 6ठी से 8वीं तक स्किल डेवलपमेंट पे, अब तक ऐसा नहीं होता था, अब 6वीं क्लास से ही बच्चों को कोडिंग वोडिंग सिखाने की कोशिश की जाएगी। देख रहे हो कितना ज्यादा जमाना बढ़ गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए। सरकारी कॉलेज में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के 1000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी। अगर आप फ्री में कोचिंग लेना चाहते हैं, 1000 छात्रों को प्रतियोगिता, जो भी आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप करते हो उसमें आजकल खैर बहुत पैसा लगता है, तो उनको उनकी फ्री कोचिंग दी जाएगी भैया, ठीक है ना। बस वो पढ़ने चाहिए सरकारी कॉलेज में, एक जरूरी चीज है, और 1000 ही बच्चों को दी जाएगी। मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम देके ही आप लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी, तो मतलब बढ़िया बढ़िया बच्चों को समझिएगा, क्रीम जो पढ़ाई में बढ़िया है कहने का मतलब, ठीक है ना। शैक्षणिक स्तर की बात करते हो 2023-24 में मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है उसमें विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब आप समझिएगा, विद्युत वाहन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एविएशन के लिए और फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे, ताकि बच्चे उनमें भी एडमिशन ले सके, न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी को सीख सके, ताकि वो उनको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिल सके। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कॉलेज और पॉलिटेक्निक में शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार योजना। अब मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, और पढ़ाते पढ़ाते कोई मुझे कोई अवार्ड दे दे तो बहुत बढ़िया बात लगती है ना, मुझे अपने आप में ग्रो मिलेगा ना, अच्छा सा रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना है आप लोगों को।
अगली बात है, अगले 2 सालों में 4000 नए प्ले स्कूल खुलेंगे। ये प्ले स्कूल क्या है? ये आंगनवाड़ी स्कूलों को कन्वर्ट करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं बदलने की, जिसमें बच्चों को ना लैंग्वेज पे और उनके छोटे मोटे कामों पे जो ना ध्यान दिया जा सके बेसिकली। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। चलो सर आगे की बात करते हैं, तो आगे हम आते हैं स्वास्थ्य में सीधा। ठीक है ना, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है भैया, देखते हैं, आ जाओ स्वास्थ्य में क्या हो रहा है। स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं आप लोग और हम लोग यहाँ पे, तो एक सेकंड बाबा, ये रहा, 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होने वाला है। सीधी बात है, फ्री मेडिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होगा, एकदम फ्री होगा, कोई उसका पैसा नहीं लिया जाएगा आपका। ठीक है, नए मेडिकल कॉलेज के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये भारत सरकार ने भी कहा था, 157 जो आपके नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ये भारत सरकार के बजट में भी था। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक तथा शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ नू में एक एक्सेलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, ये शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था एक बार, कौन से जिले में है? ये नूह डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन इतना ही था कि ये है कहां पे, तो उसका आंसर था नूह आपका। उपमंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक निजी सहभागिता अल्ट्रासाउंड और अन्य, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि मंडल क्षेत्र या उपमंडल क्षेत्र के छोटे मोटे हॉस्पिटल है, तो वहां पे अल्ट्रासाउंड और मूलभूत टेस्ट वाली मशीनें, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं जहां पे ऐसे टेस्टिंग मशीनें जो है ना नहीं मिलती है। आमतौर पे बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है बड़े बड़े टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि महंगे मशीनें बहुत महंगी आती है। तो सरकार कोशिश करेगी कि ऐसे एटलीस्ट मशीनें सेटअप कर दी जाए, एटलीस्ट उनको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े, किसी बड़े हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। गुरुग्राम में क्या होगा, 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट जिला अस्पताल बनाया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा, सरकारी हॉस्पिटल बनेगा, मतलब सिविल हॉस्पिटल बनेगा। निःशक्त जन के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर, जो यूं कहिएगा डिसेबल पर्सन है, यूं कहिएगा जिनका कोई सहारा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, उनके लिए एक स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर बनेगा, निराश्रित लोगों के लिए, और जिनको कोई बीमारी वगैरह भी है उनके लिए भी। 7 जिलों में सैनिक सदन भी बनाए जाएंगे। ठीक है ना, ये एक छोटी सी बात थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगली, वो हमारी बात है सामाजिक न्याय की बात हो रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिकता, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का कल्याण, अंत्योदय, उनकी बात चल रही है अब हमारी यहाँ पे। ठीक है ना, तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल से बढ़ा के इनको 2500 रुपए से बढ़ा के 2750 रुपए हर महीने कर दिए जाएंगे। ठीक है ना भैया, कौन बुढ़ापा पेंशन में शामिल हो गया है? हाँ, कौन बुढ़ापा पेंशन में शामिल हुआ है बताना। हाँ, विवेक शामिल हुआ है, कौन शामिल हुआ है? प्रियंका शामिल हुई है, कौन शामिल हुआ है बताना। चलो कोई भी शामिल हुआ है, मजाक कर रहा हूं ये। खैर, तो 2750 रुपए जो है ना दिए जाएंगे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए से बढ़ा के 3 लाख रुपए। अभी देखो क्या है कि वृद्धावस्था के लिए सम्मान भत्ता, पहले ये आय का भी फैक्टर था, लेकिन इसको भी बढ़ा दिया गया है अभी, हालांकि 2 से 3 कर देंगे। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा भी दी जाएगी, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को सेवा आश्रम योजना स्टार्ट की जाएगी। ठीक है ना, बुढ़ापे के लिए जो है ना सेवा आश्रम स्टार्ट किए जाएंगे, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद करना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान, इसके लिए 2 लाख रुपए से अधिक परिवारों को जो है ना वो कवर किया जाएगा। अंत्योदय उत्थान मतलब 1,80,000 सालाना जिनकी इनकम है, उन परिवारों को रोजगार मेले के तहत छोटे छोटे रोजगार दिए जाएंगे, कुछ लोन देके। तो ये अंत्योदय उत्थान है, कोशिश करेगी कि उन परिवारों को भी आगे लेके जाए सरकार। दिव्यांग बच्चों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें स्कूलों का संचालन सरकार कर ही रही है, थोड़ा और एनहांसमेंट देगी सरकार। ठीक है जी, उसके बाद में क्या है कि खाद्य के लिए इसमें क्या है कि 15 जिलों में ई वेइंग मशीनें आएंगी। ठीक है ना, इसको तो खैर आएंगी मशीनें। श्रम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं थोड़ी, ठीक है ना, मजदूरों की बात करते हैं, उन पे बात आई है। तो निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो कंस्ट्रक्शन पर्पज में लगे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके निर्माण स्थल पर क्रैंच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग बन के तैयार होगी 2-3 सालों में,
ऐसा होता है ना। अब 2-3 साल के लिए तो उनका तो यहीं रहना ही पड़ता है, तो वहीं पे ही उनके लिए आसपास अब बहुत सारे घर होते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी क्रैच खोल दी जाएगी, या क्रैच खोलने के अलावा जो प्ले स्कूल है, साइड स्कूल है, वहां पे खोले जाएंगे। उठाऊ पटक स्कूल कहिएगा आप लोग, ठीक है ना, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ पाए। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेबर हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे शहरों में क्या होता है कि चलो बिल्डिंग ट्रांसफर होती रहती है इधर से उधर उधर, तो उनके लिए लेबर हॉस्टल बनेंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग है। और उनके बच्चों की ट्यूशन फीस है, या उनके जो हॉस्टल की फीस है, किताबों का, कंप्यूटर की एजुकेशन, उनके लिए मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना स्टार्ट की जाएगी। ये सब कुछ उनको फ्री में मिलेगा, मतलब उनकी ट्यूशन फीस सरकार भरेगी, उनके हॉस्टल फीस भरने वाली है, किताबों का, कंप्यूटर का सब खर्चा मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान। सुपर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, जरूरी याद करना, पेपर के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात है ये। पर्यावरण और वन की बात और कर लेते हैं हम लोग। हर एक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में जंगल, सीता, अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, नीम, वरुण और बेलपत्र लगा के अमृत वन की स्थापना की जाएगी। पेड़ कौन से लगेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि हर एक जिले में अमृत वन स्थापित किए जाएंगे। 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में अमृत वन होंगे, जिनसे फल भी है, वैसे भी पेड़ है, हरियाली भी हरियाणा में बढ़ पाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्कीम है जहां से क्वेश्चन बनेगा, हरियंका बणी पुनर्वास, ठीक है ना। हरियंका बणी पुनर्वास एक योजना है, इसके तहत 200 गांव बढ़िया विकसित की जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये भी यूं याद करना, जहां से आपका वन क्षेत्र बढ़ेगा, एक प्रकार से यूं समझो, एक प्रकार से हरियाणा के अंदर। इंडस्ट्री में आते हैं हम लोग। अब इंडस्ट्री के लिए क्या बात हुई है, प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लेस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये प्लग एंड प्ले क्या होता है सर? प्लग एंड प्ले का मतलब जैसे मान लो आपका प्रिंटर है और प्रिंटर के अंदर ना कुछ खराबी आ गई आपकी, आपने पे आपका वो क्या करेगा, सीधा सीधा कार्ड बदल के चला जाएगा। वो कार्ड निकाला, नया कार्ड डाला और चला गया। दैट इज प्लग एंड प्ले सर्विसेज, इनको बोलते हो आप लोग। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में 20% की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति है जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब में तो है नहीं, पर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और वो बिजनेसमैन है और वो छोटा कोई अपना सेंटर कोई उद्योग सेटअप करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, तो उसको 20% कम रुपए में मिलेगी, ये सरकार कह रही है। अंबाला गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना के लिए सब्सिडी, ब्याज और इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, इन सब में छूट दी जाएगी। गुरुग्राम में डेटा सेंटर बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी पूछ लिया। बनेगा कहां पे? अभी थोड़े टाइम पहले इसकी भी घोषणा हो गई थी अंबाला की, आज बजट में इनको दिखाई दिया है कि अंबाला और गुरुग्राम दोनों में ही एक डेटा सेंटर जो है ना ये बनेगा आपका। ये फरीदाबाद और पानीपत में दुनिया के लेवल का ही एक सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, मतलब जहां से आप वर्ल्ड टाइप का ट्रेड कर सकते हैं, दुनिया लेवल की बातें होगी, विश्व स्तर का व्यापारिक सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे, सर्विसेज सेंटर भी वहां पे होंगे। अंबाला, हिसार और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, जहां से आप लोग ये सामान, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है और बहुत सारी ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी है। मैं बता देता हूं, भारत में नंबर 1 लॉजिस्टिक के मामले में गुजरात है, 2 नंबर पे आता है हरियाणा ही आता है। तो लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, वेयर हाउसेस बनेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना हमारे तरफ में आ सके। रेलवे की बात करें तो बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। मैं बता देता हूं, भारत का पहला एलिवेटेड लाइन जो है ना वो बनाई गई थी रोहतक के अंदर, और अभी रिसेंटली बहादुरगढ़ और कैथल में भी एलिवेटेड लाइन बनेगी नॉर्मल रेलवे के लिए। मेट्रो के लिए तो खैर ऑलरेडी है ही है आपकी, है ना। पीडब्ल्यूडी एंड B&R डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये आपके वो शहरों के अंदर रोड बनाने की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हरियाणा में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। नाबार्ड सहायता से 554 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। और राज्य में 14 नए बाईपास भी बनाए जाएंगे। 36 नए जो है ना आपके ROB और RUB भी बनाएंगे। और बल्लभगढ़ शहर में, ये इंपॉर्टेंट है, 215 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क, अभी मैंने बताई थी ना आप लोगों को कि एक तो आपका एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी बन रहा है और एक एलिवेटेड सड़क बनेगी स्पेशली।
हिसार में 723 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हिसार शहर के अंदर, आप अगर हिसार से हैं तो शायद समझ गए होंगे कहां से बता रहा हूं मैं। ये जिंदल पुल जो है ना स्टार्ट होता है वहां से लेके, और फिर डाबड़ा चौक वाला पुल हो गया, नागुरी गेट तक आते आते ये रानी लक्ष्मीबाई चौक वाला पुल हो गया, बस स्टैंड से निकाल के पूरा एक ऊपर पर सड़क बनेगी। लगभग 8-8.5 किलोमीटर पड़ता है। ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया आजकल इस रोड पे। मेरे हिसाब से अगर आप हिसार के हैं तो इसको तो फील करते ही होंगे। तो ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकली यूज होगा इसका। हालांकि इससे शहर की गतिविधियां, शहर का ग्रोथ वो तो रुक जाता है क्योंकि शहर दब जाएगा, आने जाने मतलब एक टाइप का इकोनॉमी में थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ शहर तेजी से गति भी तो करेगा, वो भी फर्क पड़ेगा। 100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन जो है ना वो बिछाई जाएगी जन स्वास्थ्य के अनुसार। इसके अलावा सिंचाई की बात अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिंचाई के लिए क्या है, सिंचाई के लिए बात यह आती है आपकी कि अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में 1000 पीजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। ये पीजोमीटर क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी को चेक किया करते हैं, कितना लेवल है उसको चेक करने के लिए पीजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई, ऐसी जमीन पड़ी है जहां पे पानी है नहीं, लगभग 2.5 लाख एकड़ ऐसी जमीन है, उनको माइक्रो इरिगेशन पहुंचाई जाएगी, फवारा कृषि वगैरह ये इरिगेशन सिस्टम पहुंचाया जाएगा। फवारा से जो पानी लगाते हैं ना वो पंप सेट पहुंचाए जाएंगे जिसपे खेती हो सकेगी। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे, बड़े बड़े डिग्गियां बना देते हैं ना जिससे जो है ना खेतों में ये फवारा खेती जो है ना आपकी कर सके, आसानी से फवारा सिंचाई कर सके। 3 सालों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के 2 लाख एकड़ क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। गन्ने में भी ये सूक्ष्म सिंचाई की जाएगी, जिसमें जरूरी नहीं है कि फवारा ही हो, एक्चुअली वहां पे वो छोटी सी पाइप निकल जाती है ना ताकि पौधों की सिर्फ जड़ में पानी जाए, बाकी पानी वेस्टेज ना हो, कहने का मतलब। 2000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण होगा। गुजरात ने भी रिसेंटली सुजलाम सुफलाम योजना स्टार्ट की है ऐसी ही, और ऐसा हरियाणा कर रहा है कि जैसे बारिश आती है तो छत का पानी वेस्ट होता है तो उसमें रिचार्ज बोरवेल बनाए जाएंगे ताकि जमीन का जो लेवल पानी का गिरता जा रहा है उसको उठाया जा सके। जो पानी व्यर्थ जा रहा है उसको बोरवेल में डाल के हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको ठीक किया जाएगा, सुधारा जाएगा। खेती योग्य कमांड क्षेत्र वाले खालों के पुनर्वास, जो पानी देने के लिए खाले होते हैं ना, आपके नाले होते हैं, उनको ठीक किया जाएगा, इनकी मरम्मत की जाएगी। 24 फीट से 40 फीट तक इनको बढ़ाया जाएगा, चौड़े किए जाएंगे, इनकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि किसानों के खेतों तक प्रॉपर पानी ढंग से पहुंच पाए। महेंद्रगढ़ के निजामपुर में 10 जलाशयों का विकसित किया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक SYL के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट है। अब ये SYL का खैर मुद्दा तो बहुत बड़ा है, पर इन्होंने अपने आप से 101 करोड़ रुपए दिए हैं शगुन के, वो भी खैर अच्छा ही काम किया है इन्होंने, ठीक है। चलो उसके बाद की बात करते हैं हम लोग, एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी में क्या बात आ रही है आपकी, एनर्जी के लिए बात ये आती है सर आपकी यहाँ पे कि पीएम कुसुम, एक सेकंड का 800 मेगावाट यहाँ पे पहले है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव, इनको याद रखना। 800 मेगावाट क्षमता का एक नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा, एक यमुनानगर में प्रस्तावित है ऑलरेडी आपका। और 2019 से 21 तक की अवधि में आवेदन करने वाले नलकूप कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। एक पीएम कुसुम योजना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव ये पूछा जा चुका है। सोलर पंप लगते हैं इससे, पीएम कुसुम योजना से। कोई पूछे पीएम कुसुम योजना से क्या होता है, तो पीएम कुसुम योजना से हरियाणा में सोलर पंप जो है ना वो लगाए जाते हैं, और टोटल आने वाले टाइम में जो है ना वो 70,000 नए सोलर पंप जो है ना लगाए जाएंगे। गौशाला, गुरुकुल, कामकाजी महिला, इनके लिए हॉस्टल, अनाथालय, विशेष बच्चों के लिए स्कूल, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नारी निकेतन, धर्मार्थ संस्थान, सरकारी गैर सरकारी संगठन, ये सब कुछ जो है ना इन सभी पे ही सोलर वाले आपकी छतें लगा दी जाएगी। मतलब ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे वो अनाथालय हो, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई गुरुकुल हो, गौशाला हो, इन सभी पे, स्कूलों में सरकारी स्कूल वगैरह कोई है, इन सभी पे सोलर जो है ना प्लेटें लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि सरकार का इन पे बिजली का खर्चे का बोझ है ना वो थोड़ा कम हो जाए। और हम लोग एक एनर्जी में भी जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, स्टार IQ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टार IQ टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, वहां पे मिल जाएगा।
पर्यटन और विरासत की भी बात करते हैं हम लोग। पर्यटन और विरासत की अगर हम बात करते हैं तो इसका तो खैर पैसा ही बहुत होता है देखा जाए तो। गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ में अरावली सफारी पार्क, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का करंट में सबसे बड़ा जो पर्यटन स्थल है ना, ये सफारी पार्क है, ये शारजहां में है, याद होगा आपको, 2000 एकड़ में है शारजहां में। लेकिन अब ये उससे भी बड़ा, 5 गुना बड़ा बनेगा 10,000 एकड़ में। 6,000 एकड़ गुरुग्राम का होगा, 4,000 एकड़ नूह का होगा। दोनों को मिला के अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क या अरावली बायो जंगल सफारी का मजा आप लोग ले सकते हैं अपने हरियाणा के अंदर ही। वेरी इंपॉर्टेंट। महेंद्रगढ़ में चौवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल डोसी की पहाड़ी में भी पर्यटन स्थल बनेगा। और सूरजकुंड में अक्टूबर नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला भी लगाया जाएगा। मतलब सूरजकुंड में एक ही मेला लगता है अब तक तो, अभी जो हटा ना आपका 3 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में था। और इस बार तो पार्टनर नेशन आपके ये SCO के मेंबर थे, ठीक है ना। लेकिन ये इस बार दिवाली के आसपास भी एक मेला और लगेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन क्षेत्र है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके हरियाणा के अंदर। इसके बाद में और सेक्टर कौन सा रह गया भैया? और सेक्टर रह गया हमारा परिवहन सेक्टर रह गया। थोड़ा सा और रहा है हमारा बजट अब, ठीक है ना। तो परिवहन सेक्टर की ओर बात करते हैं हम लोग। परिवहन की बात कर रहे हो तो किलोमीटर प्रणाली की बात की जा रही है। इसके तहत 1000 और बसें संचालित की जाएगी, जिसमें 200 मिनी बसें होंगी। छोटी छोटी बसें लाई जाएंगी जिसमें शहरों में भीड़ भाड़ या जाम वगैरह ना लग सके। हरियाणा रोडवेज में जो है ना वो राजस्व रिसाव जांच प्रणाली की लागू की जाएगी। सभी मतलब घाटा जो हो रहा है, कहां घाटा हो रहा है उसको चेक किया जाएगा। ई टिकटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ होगा कि आप लोग मतलब घर बैठे टिकट ले लोगे, आप कैशलेस सुविधा पे काम करोगे। ई टिकटिंग प्रणाली, हालांकि ये लागू इसकी लॉन्च तो किया था हमारी भारत के राष्ट्रपति जी ने 29 नवंबर 2022 को, लेकिन इसको लागू कर दिया जाएगा जल्द ही, इसी साल में ही। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा स्टार्ट की जाएगी। हिसार में तो ऑलरेडी चलती है, पर बाकी जहां नहीं है वहां सिटी बस सेवा स्टार्ट हो जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल, पीपली में नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाएंगे। जैसे चंडीगढ़ वगैरह शहरों में बस पोर्ट है, ऐसे बस पोर्ट बनेंगे। सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित होंगे आपके। इसके अलावा जो है ना वो वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटा के 60 वर्ष कर दिया। मतलब जिनको 65 वर्ष पे जो किराए में रियायत मिलती थी पहले, अब वो 60 साल कर दी गई है, 5 साल कम कर दिए। मतलब अब 60 साल का कोई बुजुर्ग होगा उसको भी किराए में रियायत मिलेगी, ठीक है। अब डीलर पॉइंट नए वाहन पंजीकरण होंगे, ठीक है ना। भिवानी और नूह के अंदर एक संस्थान किया जाएगा सेटअप, जहां पे नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे आपके। और इसके अलावा गुरुग्राम में 26 एकड़ जमीन पे हेली हब, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है आपका, ये कितने एकड़ में बनेगा? ये गुरुग्राम में 26 एकड़ में बनेगा। हेलीकॉप्टर की जहां पे सर्विस और मेंटेनेंस दोनों की जा सके वो गुरुग्राम के अंदर बनने वाला है आपका ये। पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे ताकि पायलट को ट्रेनिंग दिए जा सके आसानी से। कम खर्चे के होंगे ये, और हरियाणा में भी पायलट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है वो भी बढ़ सके। खान और भू विज्ञान की बात करते हैं, जियोलॉजी की बात करते हैं, तो महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक है, इसकी नीलामी की जाएगी, आपकी ऑक्शन किया जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो राज्य को लाभ मिलेगा सीधा सीधा। शासन की बात और कर लेते हैं। जींद में अग्निशमन सेवाओं की स्थापित की जाएंगी, ठीक है। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के लिए 50 करोड़, सुपर इंपॉर्टेंट। हमारी विधानसभा नई बनने वाली है। चौथा परिसीमन होगा 2026 में, तब हमारी विधानसभा सीटें 126 होने का अनुमान है। और इसी के चलते हुए हमें नई विधानसभा बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और उस पर 50 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा, 10 एकड़ लगभग जमीन में। चंडीगढ़ के अंदर ही बहुमंजिला आवास के निर्माण वगैरह ये भी किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट क्या है, होम डिपार्टमेंट की बात करते हो आप लोग, तो साइबर अपराध के मामलों की जांच हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट होगी, आपकी फोरेंसिक साइंस यूनिट होगी। और विस्फोट और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि ऐसे सेंटर हो जिससे पता लगाया जा सके कि कोई विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना। हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, बात करते हैं सूचना जनसंपर्क विभाग की, जिसमें मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा, जैसे कोई मीडिया कर्मी है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको किसी हॉस्पिटल में बिना पैसे दिए सुविधा मिल सके।
अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय ई पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनमें मॉडल स्तर के बनेंगे आपके। इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे कलाकारों को। हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना, सुपर इंपॉर्टेंट अगेन ये रहा। अंत्योदय परिवार के लिए योजना, लाभार्थी इनको सीधे पहुंच सके, उनके लिए सेवा सेतु पोर्टल है। मतलब यो समझो रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी इंसान तक सेवाओं का लाभ मिल सके, गरीब से गरीब लोगों को सेवाओं का लाभ मिल सके, इसलिए सेवा सेतु पोर्टल है ना, ये स्टार्ट किया जाएगा हरियाणा राज्य के अंदर स्पेशली आपका। ठीक है, चलिए सर, उसके बाद अच्छा इतना ही था क्या हमारा?